हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है अप्रोच टू पेशेंट विथ डिस्फेगिया। इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि डिस्फेगिया होता क्या है, निगलने में प्रॉब्लम। अगर ऐसा कोई पेशेंट आए तो उसके साथ हम कैसे डील करेंगे। ठीक है, ये ईटिंग डिसऑर्डर में भी आ सकता है। हैरिसन से ये लिया गया है, पेज नंबर 254 से 258 के बीच में है। चलिए डिस्फेगिया का मीनिंग समझते हैं। डिस मतलब डिफ़िकल्टी, फैगिया मतलब निगलना। डिफ़िकल्टी विथ सॉलोइंग, इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम खाने के साथ भी हो सकता है, पानी के साथ भी हो सकता है। कहाँ से, तो जब माउथ से हाइपोफेरिंक्स में जाता है या फिर वहाँ से वो ईसोफेगस में जाता है तो निगलने में प्रॉब्लम होता है, उसी को हम डिस्फेगिया कहते हैं। सीवियर डिस्फेगिया में हमारा जो न्यूट्रिशन है वो कंप्रोमाइज कर जाएगा, जिसके कारण एस्पिरेशन हो जाएगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ रिड्यूस हो जाएगा। अब खाना अच्छा से नहीं जाएगा पेट में तो डाइजेशन कैसे होगा, तो वेट लॉस ये सब होगा। फिर ये निगलने में प्रॉब्लम होगा तो अनकम्फर्टेबल फील होगा, खाने का मन नहीं करेगा। तो ये सब के कारण क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। एक टर्म है एफेगिया। ए मतलब नहीं, फैगिया मतलब जिनमें जो सॉलो कर ही नहीं पाए, निगल ही नहीं पाए, उनको क्या कहते हैं, इनेबिलिटी टू सोरो, एफेगिया कहते हैं। इसमें कंप्लीट इसोफेगस का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। इसका मोस्ट कॉमन जो इनकाउंटर है वो फूड बोलस या फिर फॉरेन बॉडी इम्पैक्शन के कारण होता है। ओडिनोफेगिया, ओडिनो मतलब क्या होता है, पेन। फेगिया मतलब कि सॉलोइंग, पेन। जब हम सॉलो करते हैं खाना उस समय जो पेन होता है उसी को हम ओडिनोफेगिया कहते हैं। इसके कारण ये क्यों होता है, तो म्यूकोसल अल्सरेशन हो जाने के कारण होता है। ये अल्सरेशन ओरोफेरिंक्स एसोफेगस में भी हो तो ये देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ और टर्म को समझ लेते हैं। ग्लोबस फेरिंजेस, इसका मतलब क्या है। आपको ऐसा लगेगा ना कि कुछ तो है, मतलब फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगा नेक में, लेकिन इसमें सॉलोइंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये यही कुछ निगलने से इसमें रिलीफ मिलेगा। ऐसा नहीं लगता है गला में कुछ तो अटका हुआ है। लोग पानी पीते हैं, बार बार पानी पीते हैं, उसके बाद उनको रिलीफ मिल जाता है। ट्रांसफर डिस्फेगिया, इसमें नसर रिगर्गिटेशन परमोली एस्पिरेशन देखने को मिलता है जब वो निगलते हैं। खाना नहीं देखते, कभी कभी खाना नाक से निकल जाता है, मुंह से निकल जाता है, तो ये बोला जाता है अरे खाते समय बोलना नहीं चाहिए, तो इसी को हम ट्रांसफर डिस्फेगिया कहते हैं। ठीक है, इसको ओरोफेरिंजियल डिस्फेगिया भी कह सकते हैं, मतलब ये इसका करेक्टरिस्टिक है ओरोफेरिंजियल डिस्फेगिया का। एक होता है फैगोफोबिया, फैगो मतलब निगलना, फोबिया मतलब डर। अब कोई कोई लोग होते हैं ना कि ऐसा होता है कि जैसे मछली का कांटा फंस गया, ठीक है, तो वो खाना ही नहीं खाना चाहते कि नहीं 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 मेरे को खाना ही नहीं है, मतलब कि उसको ये सॉलो करने में ही प्रॉब्लम हो जाता है। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है या किसी चीज़ से एंजाइटी हो जाने के कारण। इसका कहानी है, मेरा घर में एक बच्चा है, उसको क्या हुआ, एक और मछली खाया, कांटा उसका फंस गया, उसको निकालने में बहुत दिक्कत हुआ। उसके बाद जब से वो मछली देखता है तब से तो वो इतना दूर भागता है ना, तो इसको कहते हैं फैगोफोबिया। ठीक है, फिजियोलॉजी क्या होता है सॉलोइंग का, तभी तो अप्रोच समझेंगे। ये क्या है, हमारा एसोफेगस है जिसके द्वारा खाना मुंह से पेट में जाता है। इसमें दो स्फिंक्टर देखने को मिलेंगे, ऊपर में होता है अपर इसोफेगल स्फिंक्टर और नीचे में होता है लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर। ये अपर जो होता है खाना ऊपर जाने से रोकता है और यहाँ पर पेट से खाना इसोफेगस जाने से रोकता है। ठीक है, इसोफेगस के आगे क्या है, हमारा ट्रैकिया है। मैकेनिज्म क्या होता है, तो मैकेनिज्म ऑफ सॉलोइंग को डीग्लूटिशन कहते हैं। इसमें सबसे पहले सीक्वेंस ऑफ इवेंट देखते हैं हम। खाना क्या है, मुंह में लिए तो इसको हम बक्कल स्टेज कहेंगे। उसको बाद निगल गए और वो चला गया हमारा कहाँ पे, तो फेरिंग्स में, तो उसको फेरिंजियल स्टेज कहेंगे। और उसके बाद फेरिंग्स से वो चला जाता है ओसोफेगस में, तो उसको एसोफेगस स्टेज कहेंगे। ये हमारे वॉले जो मुंह में रखते हैं बकल वाला, वो हमारे
ये अनुसार चलता है, जैसे मुंह में क्या करना, चबाना है नहीं चबाना है, मुंह में रखना है। कुछ बच्चे तो 5-5 मिनट तक खाना मुंह में रख लेते थे, ये वॉलेंट्री एक्शन हो गया। लेकिन एक बार जब वो खाना निगल गए, सॉलो कर गए और पहुंच गया फेरिंग्स में, तो वो इनवॉलेंट्री एक्शन हो गया। और उसके बाद फेरिंग्स से जब इसोफेगस में चला गया, तो वहाँ पर इस तरह से मूवमेंट करते हुए वो जाते हैं, जिसको हम पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट कहते हैं। पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट से ही खाना आगे आगे जाता है, तो उसको कहते हैं ओसोफागस स्टेज। तो सबसे पहले बकल स्टेज के बारे में समझते हैं। टंग में रिट्रैक्शन होता है। फोर्स ऑफ बोलस कहाँ चल जाता है, ओरोफेरिंग्स में जाता है। कैसे, तो माइलोहायोइड मसल को कॉन्ट्रैक्ट करके। देखिए चला गया यहाँ पर, ये माइलोहायोइड मसल है। फेरिंजियल स्टेज मेनली इनवॉलेंट्री होता है। इसमें एक होता है प्रोटेक्टिव फेज। इसमें क्या होता है ना, सॉफ्ट प्लेट होता है जो राइज करता है क्लोज ऑफ करने के लिए नेसोफेरिंजर को। मतलब कि खाना नाक में ना चला जाए, इसलिए वो सॉफ्ट प्लेट क्या करता है, नेसोफेरिंग्स को ये बंद कर देता है, जिसके कारण जो खाना है वो फेरिंग्स में जाता है, ना कि नसल कैविटी में। तो ये जो लैरिंग्स है वो एलिवेट हो जाएगा और ग्लोटिस जो है वो क्लोज हो जाएगा इपीग्लोटिस के द्वारा। मतलब दो प्रोटेक्टिव मेजर यूज होता है, एक तो सॉफ्ट पैलेट से हमारा नसोफेरिंग्स बंद होता है और दूसरा इपीग्लोटिस से ग्लोटिस बंद होता है और लैरिंग्स एलिवेट होता है। ठीक है। दूसरा क्या है, फेरिंजियल पेरिस्टाल्टिस। इसमें फेरिंजियल कंस्ट्रिक्शन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण अपर इसोफेगल स्फिंक्टर रिलैक्स करेगा, जिसके कारण खाना मूव करेगा ओरोफेरिंग से अपर इसोफेगस में। देखिए पिक्चर, ये जो इसोफेगल स्टेज होता है ना, ये 8 से 20 सेकंड का होता है। इसमें मेनली प्राइमरी पेरिस्टाल्टिस स्टार्ट होता है और खाना ये दोनों एलियस और स्टोमक में जाता है। ठीक है। बोलस जो मूव करता है स्टोमक में, तब एलियस जो होता है वो क्लोज हो जाता है। जब बातर का बोलस मूव करता है ग्रेविटी से, मतलब कि बातर का जो बोलस है वो मूव कैसे होगा, ग्रेविटी से। लेकिन जो सेमी सॉलिड है वो पेरिस्टाल्टिस से मूव करता है। ठीक है। पानी तो ऐसे ही चला जाता है कहीं पर भी, लेकिन खाना ऐसे ही जाता है, उसको ले जाना पड़ता है। पेरिस्टाल्सिस रेपिड होता है अपर 1/3 में। ठीक है। उसके बाद फिर धीरे धीरे वो स्लो हो जाता है लोअर थर्ड में। उसके बाद वो स्टार्ट करता है प्राइमरी या सेकेंडरी। प्राइमरी में कंटिन्यूएशन होता है फेरिंग्स और सेकेंडरी बाय ईसोफेगस, अगर प्राइमरी फेल हो जाए तो। अब एक केस है, 45 ईयर ओल्ड फीमेल आपके पास आई, कही कि नेक में मांस है, उसको निगलने में प्रॉब्लम हो रहा है। उसका पर्टिनेंट पी देखा गया, आई एग्जामिनेशन में उसका पॉजिटिव पाया गया इक्जोप्थेल्मस। स्किन और एग्जामिनेशन किए तो फाइन ट्रीमल मिला। नेक एग्जामिनेशन में मांस मिला, नेक के आगे जो विच मूव ऑन सोलोइंग, जो निगलने पर क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। नेक में ब्रूथ मिला। अपर और लोअर लिम्स पॉजिटिव मिला। मसल ऑफ शोल्डर एंड थाई जो वीक है कंपेयर टू डिजिटल मसल। टेंडर रिफ्लेक्स बायलेटरल हो रहा है और बायलेटरल सिमेट्री और ब्रिक्स है। तो आपका डायग्नोसिस क्या होगा। ठीक है। तो स्वेलिंग क्या हो रहा है, मूव कर रहा है जब हम सॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब जो बल्जिंग पार्ट है वो मूव कर रहा है, तो ये फॉलो कर रहा है फेरिंग्स एलिवेशन का, मतलब ये लैरिंग्स एलिवेशन का, मतलब ये फेरिंजियल स्टेज में है। थायराइड ग्लैंड जो है वो इलार्ज हो गया है इसोफेगस के चारों तरफ, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये हमारा ये कंप्रेस हो गया फेरिंग्स और इसोफेगस, जिसके कारण डिस्फेगिया हो गया। अब ब्रूथ कैसे सुनाई दे रहा है, तो वो वेस्कुलर मर्मर के कारण हो रहा है, जो इनलार्ज थायराइड ग्लैंड का ब्लड सप्लाई में कंपेरिसन हुआ है, उसके कारण ये ब्रूथ सुनाई दे रहा है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सॉलोइंग। डिस्फेगिया को बांटा गया है लोकेशन के बेसिस पे और जो सर्कमस्टांस जाते हैं उसके अनुसार। लोकेशन से के बेसिस से कहें तो मेनली ओरल डिस्फेगिया, फेरिंजियल डिस्फेगिया और इसोफेगियल डिस्फेगिया, 3 डिस्फेगिया में आता है।
नॉर्मल ट्रांसपोर्ट जो इंजेस्टेड बोलस का होता है वो डिपेंड होता है कि बोलस का कंसिस्टेंसी और साइज। जैसे कि बड़ा साइज होगा तो उसको निगलने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, छोटा साइज होगा तो वो ईजिली निगला जाएगा। कैलिबर ऑफ इसोफेगल लूमेन, अगर जो इसोफेगस है उसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा, पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट अच्छा रहा तो क्या हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा। लेकिन अगर वो करा रहा तो हार्ड रहेगा। इंटीग्रिटी और पेरिस्टाल्टिस कॉन्ट्रैक्शन पहले ही बता दिए। डिग्लूटेटिव इनहिबिशन ऑफ बोथ यूईएस एंड एलईएस, ठीक है, मतलब कि दोनों में कहीं इनहिबिशन ना हो जाए क्योंकि इससे रिलेटेड डिजीज भी होते हैं। तो पहला क्या है, स्ट्रक्चरल डिस्फेगिया। इसमें मेनली या तो हमारा ल्यूमेन है जो नैरो हो जाएगा या ओवर साइज बोलस रहेगा। मतलब कि स्ट्रक्चर से कैसे डिस्फेगिया होगा, या जितना ल्यूमेन होना चाहिए उससे छोटा हो गया, या जितना बड़ा खाना होना चाहिए उससे ज़्यादा बड़ा हो गया, तो इसके कारण मेनली डिस्फेगिया होता है। बोलस क्या होता है, जब खाना को हम पूरी तरह चबा जाते हैं और उसको जब ये इसोफेगस में डालने लगते हैं तो उसी को बोलस कहते हैं, ठीक है। दूसरा, प्रोपल्सिव या मोटर डिस्फेगिया क्या होता है। अब ये जो प्रोपल्सिव और मोटर डिस्फेगिया है ये होता क्यों है, तो या तो पेरिस्टाल्सिस में एबनॉर्मलिटीज आ जाए, या जो ये स्पिंक्चर, दो स्पिंक्चर था ना लोअर और अपर, उसके रिलैक्सेशन में एबनॉर्मलिटीज आ जाए तो उसको हम कहते हैं मोटर डिस्फेगिया या प्रोपल्सिव डिस्फेगिया। इसको ऑपरेट करने के लिए मोर देन वन मैकेनिज्म की ज़रूरत होता है। अब स्क्लेरोडर्मा, इसमें जो पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट होती है वही एब्सेंट हो जाता है, ऊपर से जो लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर है वो वीक हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट में पेप्टिक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होने लगता है। रेडिएशन थेरेपी फॉर हेड एंड नेक कैंसर, इसके कारण भी ओरोफेरिंजियल सॉलोइंग में फंक्शनल डिफिशियंट देखने को मिलता है, ठीक है। इसके कारण ट्यूमर हो सकता है या यही सर्वाइकल इसोफेगल स्टेनोसिस का कारण हो सकता है। अब चलिए देखते हैं ओरल और फेरिंजियल डिस्फेगिया क्या होता है। सबसे पहले ओरोफेरिंजियल डिसऑर्डर, ओरो प्लस फेरिंजियल, ठीक है। जो ओरल फेज डिस्फेगिया होता है उसमें पुअर बोलस फॉर्मेशन होता है और उसका कंट्रोल। बोलस फॉर्मेशन जैसे हम खाना को चबाते हैं, हम चावल ले रहे हैं तो चावल को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में ये तोड़ते हैं टीथ के द्वारा, सलेवा में मिक्स करते हैं उसमें, तो इसके कारण क्या होता है, बोलस का फॉर्मेशन होता है। तो वो बोलस सही से नहीं बन पाया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ओरल फेज डिस्फेगिया में हो जाएगा। इसके कारण क्या होता है, फूड ज़्यादा देर तक रहता है ओरल कैविटी में और वो सीपोत हो जाता है मौत से। ड्रूलिंग एंड डिफ़िकल्टी इन इनिशिएटिंग सॉलोइंग, जैसे कि ये जब हम ये सॉलो करते हैं उसमें निगलने में प्रॉब्लम होगा, ड्रूलिंग होगा, ठीक है। पुअर बोलस कंट्रोल, बोलस पे कंट्रोल पुअर होगा। जैसे कि खाना हम मान लीजिए कि बोलस बना लिए लेकिन वो मुंह से बाहर निकल गया, या फिर हाइपोफेरिंक्स में गया उसके बाद वो एस्पिरेट हो गया, तो इससे ये सब प्रॉब्लम मेनली देखने को मिलता है। फेरिंजियल फेज डिस्फेगिया में क्या होगा, तो फेरिंक्स में फूड का रिटेंशन हो जाना। ऐसा क्यों होगा, या तो पुअर तंग होगा या फेरिंजियल प्रोपल्सन के फेरेंस उसको वापस भेज रहा है, या फिर अपर इसोफेगल स्फिंक्टर के ऑब्स्ट्रक्शन के कारण ऐसा देखने को मिलता है। साइन और सिम्टम तो हॉर्सनेस होगा, क्रेनियल नर्व डिसफंक्शन होंगे, जिसके कारण ये ओरोफेरेंजियल डिस्फेगिया देखने को मिलेगा। ये ओरोफेरेंजियल डिस्फेगिया होता क्यों है, ओरो मतलब मुंह में जो खाना है उसमें प्रॉब्लम, फेरिंक्स मतलब कि लोअर अपर इसोफेगल स्फिंक्टर के ऊपर का प्रॉब्लम। ये न्यूरोलॉजिकल हो सकता है, मस्कुलर हो सकता है, स्ट्रक्चर हो सकता है, इथ्रोजेनिक अननोन कॉज हो सकता है, इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, या मेटाबॉलिक कॉज हो सकता है। तो सबसे पहले न्यूरोलॉजिकल, स्ट्रक्चरल और इथ्रोजेनिक। मोस्ट कॉमन कॉज है, अगर कोई पूछे मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है तो न्यूरोलॉजिकल, स्ट्रक्चरल और इथ्रोजेनिक, ठीक है। तो इसको हम याद कैसे रख सकते हैं, तो याद रख सकते हैं या तो
सीन, SIN, सीन से या फिर नीस से, याद हो जाएगा इजीली। ठीक है। जो इट्रोजेनिक कॉज होता है ना, ये इसमें सर्जरी, रेडिएशन आता है, जो ऊपर में लिखा हुआ था ना, हेड और नेक कैंसर का जो सर्जरी और रेडिएशन करते हैं। न्यूरोजेनिक डिस्फेगिया में या तो किसी को सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट हुआ हो, या पार्किंसन डिजीज हुआ हो, या मायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस हुआ हो, तब न्यूरोजेनिक डिस्फेगिया देखने को मिलता है। ये मेजर सोर्स होता है मॉर्बिडिटी का रिलेटेड टू एस्पिरेशन एंड मेल न्यूट्रिशन। इसमें जो हमारा मेडुलरी न्यूक्लियाई है, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है ओरोफेरिंक्स में, उसमें प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ठीक है। लेटरलाइजेशन ऑफ फेरिंजियल डिस्फेगिया। लेटरलाइजेशन क्यों होता है? तो यह स्ट्रक्चर के कारण और न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस के कारण। स्ट्रक्चर में लेसन हो जाए या न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस में या तो सेलेक्टिवली टारगेटेड हो इप्सी लेटरल ब्रेन स्टेम न्यूक्लियाई में या क्रेनियल नर्व में। इसमें मेनली जो ब्रेन इमेजिंग करवाएंगे तो उसमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स का रोल दिखेगा और जिसमें प्रॉब्लम होगा। ठीक है। एसिमेट्रिक कॉर्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेरिंग्स क्या प्रोवाइड करता है कि डिस्फेगिया जो हो रहा है वो यूनिलेटरल कॉर्टिकल सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट के कारण हो रहा है। ठीक है। अब ओरोफेरिंजियल स्ट्रक्चर लेसन के कारण कौन कौन से डिस्फेगिया होंगे, याद रखिएगा। क्या बोल रहा है? ओरोफेरिंजियल स्ट्रक्चर में लेसन हो जाए तो जिसके कारण डिस्फेगिया होता है, उसमें कौन कौन से आएंगे? तो जिंकल डाइवर्टिकुलम, इसमें क्या था, वो बीच में वीक हो जाता है, उससे इस तरह का मांस निकल जाता है। क्रिकोफेरिंजियल वॉल और नियोप्रेसिया, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ZCN। ठीक है। ये क्या करता है? इसके कारण लेसन होते हैं और जिसके कारण डिस्फेगिया होता है। जिंकल क्या है? ये मेनली एल्डर पीपल में देखा जाता है। इसके सिम्टम क्या हैं? तो आपको हेलिटोसिस, एस्पिरेशन और रिगर्गिटेशन देखने को मिलेगा। इसमें एस्टिनोसिस हो जाता है फेरिंजियस में, जिसके कारण जो अपर इसोफेगल स्फिंक्टर का ओपनिंग है उसमें कमी आ जाता है, जिसके कारण हाइपोफेरिंजियल प्रेशर बढ़ जाता है swallowing के टाइम में। इसके कारण क्या होता है? पल्सन डाइवर्टिकुलम भी होता है, किसके इमीडिएटली एबव द क्रिकोफेरिंजियल, जिसको हम क्या कहते हैं? किलान डेहिसेंस कहते हैं। तो इसके बारे में जिंकल डाइवर्टिकुलम जो पढ़ाई हूँ उसमें अच्छे से पढ़ाई हूँ। ठीक है। किलान डेहिसेंस क्यों होगा? तो ये जो हमारा जिंकल डाइवर्टिकुलम है उसके कारण पल्सन डाइवर्टिकुलम होगा एबव द क्रिकोफेरिंजियल। ये ऐसा है ना, एक होता है क्रिकोफेरिंजियल जिस पे प्रॉब्लम होता है तो जिंकल, इसके ऊपर प्रॉब्लम हो वीकनेस होगा तो किलान डेहिसेंस देखने को मिलता है। अभी क्रिकोफेरिंजियल वॉल क्या होता है? बार, एक प्रोमिनेंट इंडेंटेशन है। देखिए ये क्या हुआ, सॉरी, देखिए इंडेंटेशन है ना, बिहाइंड द लोअर थर्ड ऑफ द क्रिकोथायराइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज। ये जो ये हो रहा है कहाँ पर हो रहा है? क्रिकोइड कार्टिलेज के पीछे। ठीक है। ये भी रिलेटेड होता है जिंकल डाइवर्टिकुलम का, जिसमें लिमिटेड डिसइंटेंसिबिलिटी देखने को मिलता है क्रिकोफेरिंजियल में, जिसके कारण मेनली जिंकल डाइवर्टिकुलम का फॉर्मेशन होता है। ये क्रिकोफेरिंजियल वॉल कॉमन रेडियोग्राफिक फाइंडिंग है। इसमें मेनली ये क्या होता है? तो ये एसिमेट्रिक होता है, रूल आउट करता है डिस्फेगिया को बिफोर ट्रीटमेंट। ये सेकेंडरी होता है न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर का। ठीक है। रैपिड सीक्वेंस फ्लोरोस्कोपी मेनली फंक्शनल एबनॉर्मलिटी के लिए यूज होता है। एडिक्वेट फ्लोरोस्कोपिक एग्जामिनेशन ज़रूरत होता है, पेशेंट को कॉन्शियस होना चाहिए और कोऑपरेटिव होना चाहिए। सोलो सीक्वेंस जो होता है वो मेनली रिकॉर्ड होता है इंजेक्शन ऑफ फूड और लिक्विड को वेरी करने के लिए। ठीक है। अब फेरिंक्स कैसे एग्जामिन करता है? तो फेरिंक्स का एग्जामिनेशन हम बोनलेस के रिटेंशन,
रिगारगिटेशन इनटू द नोज और एक्सपीरेशन इनटू द ट्रैकिया से करते हैं। फेरिंग्स क्यों एग्जामिन किया जाता है? ताकि बोलस का रिटेंशन कहाँ पे हो रहा है, रिगारगिटेशन इनटू नोज क्यों हो रहा है और एक्सपीरेशन ट्रैकिया में क्यों हो रहा है, ये जानने के लिए। टाइमिंग और इंटीग्रिटी ऑफ फेरिंजियल कॉन्ट्रैक्शन और ओपनिंग ऑफ अपर इसोफेगल स्फिंक्टर विथ सोलो आर एनालाइज टू एक्सेस एस्पिरेशन रिस्क और पोटेंशियल फॉर सोलो थेरेपी। स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज जो है उसमें बायोप्सी की ज़रूरत पड़ती है। ये डायरेक्ट लैरिंजोस्कोपिक एग्जामिनेशन से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसोफेगल डिस्फेगिया में। जैसा कि हमारा पता है एडल्ट इसोफेगस 18 से 26 सेंटीमीटर का होता है। इसको एनाटोमिकली सर्विकल और थोरैसिक इसोफेगस में बांटा गया है। सर्विकल एक्सटेंड करता है फेरिंगो इसोफेगल जंक्शन से सुप्रास्टर्नल नोच तक और थोरैसिक सुप्रास्टर्नल नोच से डायफ्राग्मेटिक हियाटस तक। जो इसोफेगस का ल्यूमेन है ना, उसका इंटरनल डायमेंशन जो होता है वो 1.5 सेंटीमीटर का होता है एंटीरियर टू पोस्टीरियर प्लेन में और 3 सेंटीमीटर होता है लेटरल प्लेन में। ठीक है, सॉलिड फूड डिस्फेगिया, इसमें जब जो ये हमारा ल्यूमेन है, इसोफेगस का जो ल्यूमेन है ये नैरो हो जाए लेस देन 13 mm, ठीक है, तब उसको क्या कहेंगे? सॉलिड फूड डिस्फेगिया कहेंगे। बट ये ऑल्सो कैन ऑकर विथ लार्जर डायमीटर, ज़्यादा डायमीटर पे हो सकता है जब अगर ये पुअरली मैस्टिकेटेड फूड हो या मोटर डिस्फंक्शन हो तब। लेकिन ज़्यादा इसमें क्या देखा जाता है कि अगर 13 mm से ज़्यादा नैरो हो जाए तब ये मेनली सॉलिड फूड डिस्फेगिया देखने को मिलता है। ठीक है, सर्कमफ्रेंशियल लेसन जो होता है वो ज़्यादा लाइकली कॉज होता है डिस्फेगिया का ना एज कंपेरिजन टू लेसन जो इन्वॉल्व होता है पार्शियल सर्कमफेरेंस। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चरल कॉज क्या होता है इस डिस्फेगिया का, इसोफेगल डिस्फेगिया का? तो उसका क्या था? उसका तो था सीन। इसका क्या है? तो पेस। ठीक है, पेस में पी से पेप्टिक स्टिंक्चर, ई से इसोफिलिक इसोफेगाइटिस और एस से अस्काजी रिंग। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं। द मोस्ट कॉमन जो स्ट्रक्चरल कॉज होता है डिस्फेगिया का वो है अस्काजी रिंग। देखिए यहाँ पे रिंग जैसा बन गया है। कहाँ पर? गैस्ट्रोइसोफेगियल जंक्शन पे रिंग जैसा फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, एक एक करके देखें। यहाँ पर देखिए, ये देखिए इस तरह से रिंग और यहाँ पर देखिए। ठीक है, सॉरी ये वाला। दूसरा मोस्ट कॉमन जो होता है वो है इसिनोफिलिक इसोफेगाइटिस। देखिए इन्फ्लामेशन हो गया है, ठीक है, जिसके कारण ये नैरो देखने को मिल रहा है। तीसरा जो है वो पेप्टिक स्ट्रक्चर है। देखिए स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है। मोस्ट कॉमन जो स्ट्रक्चरल कॉज होता है वो तो बता दिए। डिस्फेगिया मेनली होता क्यों है? इन द सेटिंग ऑफ गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, जिसमें स्ट्रक्चर नहीं बनता, मतलब गर्द के कारण अब स्ट्रक्चर नहीं बना। ठीक है, तो गर्द के कारण डिस्फेगिया होगा। तो क्यों होगा? तो इसोफेगल सेंसेशन अल्टर कर जाने के कारण, डिस्टेंसिबिलिटी के कारण और मोटर फंक्शन के अल्टरेशन के कारण। प्रोपल्सिव डिसऑर्डर के कारण मेनली क्या देखने को मिला था? इसोफेगल डिस्फेगिया, जो मेनली एबनॉर्मलिटी चलाता है पेरिस्टाल्टिस में। ग्लूटेटिव इनहिबिशन करता है जो अफेक्ट करता है सर्विकल और थोरैसिक इसोफेगस को। जो स्ट्रिएटेड मसल पैथोलॉजी है वो दोनों ओरोफेरिंग्स और सर्विकल इसोफेगस दोनों को अफेक्ट करता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वही ओरोफेरिंजियल डिस्फेगिया। इसोफेगल डिस्फेगिया एक ऐसा डिजीज है जिसमें स्मूथ मसल भी अफेक्ट होता है, दोनों का, थोरैसिक इसोफेगस और एलियस का भी। इसमें मेनली एब्सेंट होते हैं पेरिस्टाल्टिस और इसके कारण कंप्लीट एब्सेंस होता है सोलो इंड्यूस कॉन्ट्रैक्शन या फिर प्रेजेंस ऑफ नॉन पेरिप्लास्टिक डिसऑर्डर कॉन्ट्रैक्शन। इसे जो सबसे पहला होता है वो होता है एकलेसिया। इसमें क्या होंगे? पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट एब्सेंट होंगे,
या एलियस पूरी तरह से रिलैक्स नहीं करेगा। ये मोटिलिटी डिसऑर्डर में आता है, ठीक है। डिफ्यूज इसोफेगल स्पाज्म, इसमें अच्छा एकलेसिया, दो चीज़ एब्सेंट होगा, ठीक है। डिफ्यूज इसोफेगल स्पाज्म, इसमें मेनली नॉर्मल होता है क्या डिसऑर्डर मोटिलिटी, लेकिन रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे होता है तो इसोफेगल बोदी में। स्क्लेरोदर्मा, इसमें क्या होगा एलियस फंक्शन नॉर्मल होगा लेकिन रिस्ट्रिक्शन होगा इसोफेगल बोदी में, जिसके कारण स्क्रू जैसा कॉक स्क्रू की तरह पैटर्न आता है। तीसरा है स्क्लेरोदर्मा, इसमें पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट एब्सेंट होगा, उसके साथ सीवियर वीकनेस देखने को मिलेगा एलियस में। यहाँ पे याद रखिएगा सीवियर वीकनेस। और जो अभी एकलेसिया पढ़े थे उसमें क्या था रिलैक्सेशन में प्रॉब्लम था, यहाँ पर सीवियर वीकनेस हो जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसमें रिलैक्सेशन में प्रॉब्लम होता है, इसमें सीवियर वीकनेस हो जाता है, मतलब वो ओपन जैसा दिखेगा, ठीक है। तो ये ओपन हो गया। अब अप्रोच कैसे करेंगे, तो अप्रोच के लिए सबसे पहले हम हिस्ट्री देखेंगे, पेशेंट का हिस्ट्री देखेंगे, ठीक है। उसमें की एलिमेंट कहाँ क्या क्या होगा, तो सबसे पहले डिस्फेगिया कहाँ पर हुआ है, लोकलाइजेशन, सर्कमस्टांसेस, किस कंडीशन में हुआ है, क्या क्या सिम्टम है, ठीक है। अब सबसे पहले लोकलाइजेशन से समझते हैं। अगर ये लोकलाइज हुआ है सुप्रास्टर्नल नोच में, इसका मतलब कि ओरोफेरिंजियल इथियोलॉजी है, इसोफेरेंजियल इथियोलॉजी है, दो कारण हो सकता है। अगर डिस्योफेगिया लोकलाइज हुआ चेस्ट में, मतलब कि सिर्फ इसोफेगल ये है, ठीक है, और के कारण हुआ है। नसर रिगर्गिटेशन और ट्रैकियोब्रैकियल एस्पिरेशन दिख रहा है, तो ये मेनली हॉलमार्क होता है ओरोफेरिंजियल का, क्योंकि ओरोफेरिंजियल में अपर इसोफेगल स्फिंक्टर में प्रॉब्लम होता है, खाना रिटेंशन होता है फेरिंग्स में, जिसके कारण वो खाना बार बार बाहर निकल जाता है, ठीक है। सीवियर कफ के साथ अगर सॉलोइंग होगा तो ये साइन होता है ट्रैकियो इसोफेगल फिस्टुला में, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रैकियो इसोफेगल फिस्टुला में क्या होता है सीवियर कफ के साथ सॉलोइंग होता है। ओरोफेरिंजियल में क्या होता है नसर रिगर्गिटेशन या ट्रैकियोब्रोंकियल एस्पिरेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर पर्सन में हॉर्सनेस है तो इसका अलग डायग्नोस्टिक क्लू होता है। हॉर्सनेस प्रोसीड डिस्फेगिया, मतलब पहले हॉर्सनेस होगा, उसके बाद अगर खाने में प्रॉब्लम होगा तो फिर ये प्राइमरी लेसन लैरिंग्स में देखने को मिलता है। हॉर्सनेस में लिए अगर डेवलपमेंट ऑफ अगर डिस्फेगिया के बाद हॉर्सनेस हुआ तो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व में प्रॉब्लम देखने को मिलता है बाई मेलिग्नेंसी, ठीक है। टाइप ऑफ फूड देखिए, अगर सिर्फ सॉलिड फूड के कारण प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको हम इंटरमिटेंट डिस्फेगिया कहते हैं, जो स्ट्रक्चरल डिस्फेगिया में आता है। सॉलिड और लिक्विड दोनों के कारण हो रहा है तो उसको हम कांस्टेंट डिस्फेगिया कहते हैं, जो मोटर एबनॉर्मलिटीज़ के कारण आता है, क्योंकि लिक्विड जो है वो तो ग्रेविटी से ही नीचे जा रहा है, तो ग्रेविटी से भी नहीं जा रहा है, मतलब कि मोटर एबनॉर्मलिटीज़ है, ठीक है। अगर मोटर एबनॉर्मलिटीज़ को भी छोड़ दे, डिस्पाइट हैविंग मोटर एबनॉर्मलिटी, मतलब जिसको मोटर एबनॉर्मलिटीज़ है उसको स्क्लेरोदर्मा भी है, तो उसमें माइल्ड डिस्फेगिया देखने को मिलेगा सॉलिड के लिए। तो हम कैसे याद कर सकते हैं, एस फॉर स्क्लेरोदर्मा, एस फॉर सॉलिड, ठीक है। और किसी में पैराडॉक्सियल है, मतलब कि पेशेंट को ओरोफेरिंजियल डिस्फेगिया होया हुआ है, तो उसमें ग्रेटर होता है डिफ़िकल्टी इन मैनेजिंग लिक्विड वर्सेस सॉलिड, ठीक है। यहाँ तक याद हो गया। अब क्या है, डिस्फेगिया अगर प्रोग्रेसिव धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका मतलब कि नियोप्लेसिया नॉर्मल है। नियोप्लेसिया में धीरे धीरे क्या होता है, इसमें प्रोफरेशन होता है, इसके कारण धीरे धीरे इसमें ऑब्स्ट्रक्शन होगा, इसलिए डिस्फेगिया अगर प्रोग्रेसिव है तो नियोप्लेसिया के कारण। एपिसोडिक डिस्फेगिया है तो ये मेनली और अनचेंज होता है पूरे ईयर्स तक, तो ये इंडिकेट होता है किसका, तो स्कार्जिंग और स्नोफिलिंग इसोफेगाइटिस का। फूड इम्पैक्शन हो रहा है, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चरल डिस्फेगिया है, मतलब कि
प्रोलॉन्ग इनएबिलिटी टू पास, ठीक है। चेस्ट पेन हो रहा है तो इसमें या तो मोटर डिसऑर्डर है, स्ट्रक्चर डिसऑर्डर है, या रिफ्लक्स डिसऑर्डर है। प्रोलॉन्ग हिस्ट्री है हार्टबर्न का तो या तो पेप्टिक स्ट्रक्चर है या इसोफेगस एडिनोकार्सिनोमा है। ये सब याद करना पड़ेगा, हार्टबर्न, पेप्टिक स्ट्रक्चर, इसोफेगल एडिनोकार्सिनोमा। हमें क्या रूल आउट करना होता है इसमें? मेनली प्रोलॉन्ग नेसोगैस्ट्रिक इंटुबेशन का हिस्ट्री तो नहीं है, इसोफेगल या हेड नेक सर्जरी तो नहीं है, इंजेक्शन ऑफ कॉस्टिक एजेंट या पिल्स तो नहीं है, कभी रेडिएशन या केमोथेरेपी तो नहीं हुआ है, म्यूकोक्यूटेनियस डिजीज से तो एसोसिएशन नहीं है। अगर ओडिनोफेगिया है इसमें यूजुअली क्या होता है तो इंडिकेशन होता है ये अल्सरेशन के लिए, इन्फेक्शन के लिए, पील इंड्यूस इसोफेगाइटिस के लिए। अल्सरेशन, इन्फेक्शन, पील इंड्यूस इसोफेगाइटिस के लिए, ठीक है। पेशेंट जिसको एड्स है या अदर इम्यूनोकॉम्प्रेस स्टेट है उसमें इसोफेगाइटिस क्यों होगा? तो अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन जैसे कि कैंडिडा, हार्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, साइटोमेगालो वायरस के कारण। अगर ट्यूमर हो तो कैपोसिक सरकोमा या लिम्फोमा, ठीक है। या स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री क्या का होगा एटोपी का, वो मेनली बढ़ेगा इस्नोफिलिक इसोफेगाइटिस के साथ, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये पीपीटी खत्म होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।